बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम लोग बच्चों आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से गौर से सुनना है और आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको एंजॉय भी करना है। ये देखें जी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कभी खुशी कभी गम वो भी एकदम है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बच्चों। ये लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट का नेम है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस के ऊपर इन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट तो आपके सामने लिखी है। कहते हैं जी इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन। कहते हैं ये इम्पॉसिबल है कि आप लोग कोई भी एक ऐसा हीट इंजन बना लें जो कि कन्वर्ट करे तमाम हीट एब्जॉर्ब को, किस में, जो हॉट रेजरवायर से तमाम हीट को एब्जॉर्ब करके सिर्फ और सिर्फ वर्क में कन्वर्ट करे और किसी किस्म की कोई हीट रिजेक्ट ही ना करे। क्या आप मुझे बताएं ऐसा पॉसिबल है? आप लोग कोई भी वर्क करें, कोई भी 100% और उसमें अंदर फ्रिक्शन ही इन्वॉल्व ना हो। फ्रिक्शन तो हर जगह पे मौजूद है। तो इसी तरह लॉर्ड केल्विन अंकल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन। ये इम्पॉसिबल है कि आप लोग कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाए। कौन सा हीट इंजन? विच कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करे? ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम अ हॉट रेजरवायर, कि किसी भी हॉट रेजरवायर से एब्जॉर्ब की गई तमाम हीट को कन्वर्ट कर दे, किस में? सिर्फ और सिर्फ वर्क में और विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट। मतलब किसी भी किस्म की कोई हीट रिजेक्ट ना करे। अगर भी इस डेफिनेशन की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 5 मिनट बाद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। पहले तो बच्चे पूछते हैं यहां पर सवाल, सर जी ये सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ में फर्क क्या है? तो बच्चों मेरी एक बात याद रखना है, आप लोगों ने गौर से सुनना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, ये मैंने वहां पर भी बताया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जस्ट आप लोगों को किसके बारे में बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को यह बताता है कि कन्वर्जन ऑफ हीट होती है। किसके बारे में बताता है? कन्वर्जन ऑफ हीट के बारे में बताता है, मगर आपको उसकी डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बट साइलेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बच्चों हीट के फ्लो की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में ये आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट टेल्स अबाउट किसके अबाउट बच्चों बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में ये आप लोगों को बताएगा। ये बताएगा कि हीट जो है बच्चों वो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ जाती है। और आपको पता है हीट ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डिस्कशन हम लोग किसमें करते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो चले हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को देखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हीट इंजन के लेक्चर में ये बात बताई थी कि सपोज करें जी आपके पास एक हीट इंजन है। ये HTR से क्या काम करेगा? ये HTR से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। HTR का टेम्परेचर T1 है, हॉट टेम्परेचर है। इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, जो टेम्परेचर जो हीट प्रोवाइड कर रहा है। इंजन में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, आपके पास पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, व्हाट एवर द इंजन इज, ठीक है। ये क्या काम करता है? उसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है और रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट बच्चों रिजेक्ट कर देता है LTR में। LTR को फिजिक्स की दुनिया में सिंक भी बोला जाता है, लो टेम्परेचर रेजरवायर। और ये हीट को, रिजेक्टेड हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब आपके लॉर्ड केल्विन अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये इंजन है, इसने सपोज करें 100 जूल हीट लेट वी से एब्जॉर्ब की। ओ भाई इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी सपोज करते हैं 50 जूल थी। अच्छा, जब इसने किसी भी सोर्स से 100 जूल हीट एब्जॉर्ब की, इसके पास टोटल एनर्जी हो गई 150 जूल। अच्छा 150 जूल, उसमें से इसने अपनी तो अपने पास रखनी है। 100 जूल में से लेट वी से बच्चों इसने 30 जूल यूजफुल कर ली, तो बाकी 70 जूल हीट इसने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी।
आपके लॉर्ड केल्विन अंकल ने कहा, और होता भी ऐसे है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इधर से 100 जूल हीट दें और ये 100 का 100 ही वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये सारा का, इसका मतलब ये सारी 100 जूल हीट एब्जॉर्ब करके 100 जूल ही वर्क परफॉर्म करवा दे, इसका मतलब है एलटीआर में, यानी यहां पर तो कोई हीट बाकी बची ही ना, इसका मतलब ये तो सिंक की आपको जरूरत ही ना पड़ी। तो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं था। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन विच कन्वर्ट्स ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एचटीआर टू एंटायर मैकेनिकल वर्क विदाउट रेडिएटिंग या विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक। इट इज इम्पॉसिबल। विदाउट सिंक एनी इंजन इज इम्पॉसिबल। बच्चों, हर इंजन की वर्किंग के लिए आपको सिंक की जरूरत होती है, लो टेम्परेचर रेजरवायर की जरूरत होती है। हाँ, और एक बात और, इस इंजन में जो भी वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइक्लिक होता है। और साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। और एक बात और कि आप लोग यहां पर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, वो कहते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो जरा सुनिएगा गौर से, डेल्टा यू तो यहां पर हो गया जीरो क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। डेल्टा यू जीरो हुआ तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू आ गया। और ये क्यू यहां पर ना Q1 है ना Q2 है, बल्कि डिफरेंस ऑफ हीट है, जिसको मैं Q1 माइनस Q2 कहूंगा। इसका मतलब है अगर ये डिफरेंस ऑफ हीट्स हुआ तो बच्चों आपके पास वर्क हुआ। और आपको पता है हीट जो है वो इधर से, यानी इस से Q1 वाली हीट किस में गई है, बाकी कुछ वर्क में, और बाकी Q2 बनी है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, ये वर्क डन, इसका मतलब इन दोनों हीट्स की वजह से आया है, दोनों के डिफरेंस की वजह से आया है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2, तो W वहां से निकाल लें, Q1 माइनस Q2 ही आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है, विदाउट LTR heat engine cannot be devised. Heat engine cannot be devised. बच्चों ये नहीं बनाया जा सकता, आप लोग इसको डिवाइस ही नहीं कर सकते किसी भी हीट इंजन को विदाउट LTR, क्योंकि हर सिस्टम ने, हर इंजन ने हीट रिजेक्ट करनी ही करनी होती है। अब इसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कॉन्सिक्वेंस निकाला, क्या नतीजा निकाला। हमने ये देखा कि अगर ये देखें, मेरी बात सुने, ये HTR है, ये LTR, अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम होता, क्या इस इंजन ने बेचारे ने इधर से हीट लेनी थी? वो चर्सी लोगों, दोनों बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो हीट तो ना इधर से इधर आनी, ना रिजेक्ट होनी, ना कोई मोल बनना है। इसका मतलब इस इंजन ने उसी वक्त वर्किंग करनी जब यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर तक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसी से हमने फिर एक नतीजा ये निकाला, कॉन्सिक्वेंस क्या निकाला कि टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगी, two bodies at different temperature are essential for the conversion of heat into work। कहते हैं ये essential है, ये जरूरी है conversion of heat into work होने में। मगर वो conversion of heat work में कब convert होगी? conversion of heat work उस वक्त बनेगी कब? जब आपके पास बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्या ख्याल है? डन हो गया। देखिए ना, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस ना होता, हीट Q1 और Q2 दोनों सेम होते, तो यार Q1 माइनस Q2 दोनों सेम है, दोनों जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो, तो आपका वर्क ही नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर एसेंशियल। वेरी बम्ब लाइन। उसके बाद अगली बात कहता है जी, अ सिंगल रेजरवायर, यानी अकेला HTR या LTR, नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स। कहता है बेशक आपके पास एक LTR है या HTR अकेला, जितनी मर्जी उनमें हीट एनर्जी वगैरह है, कहता है अ सिंगल रेजरवायर नो मैटर हाउ मच एनर्जी इट कंटेन्स कैन नॉट बी मेड टू परफॉर्म एनी वर्क। कहता है आप लोग उससे कोई वर्क नहीं बना सकते अकेला। वर्क की कन्वर्जन के लिए, सॉरी, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। अकेली एक बॉडी की हीट एनर्जी
से आप लोग वर्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल भी उसने आगे दी हुई है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। कहते हैं इसका मतलब फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन देयर मस्ट बी अ एचडीआर एंड एलटीआर, दोनों का होना जरूरी है। अकेला एक होगा तो आप लोग काम नहीं चला सकते। ये देखें फॉर एग्जांपल्स उसने आपकी बुक में एग्जांपल्स दी है ओशियंस की और हमारे एटमॉस्फेयर की। अब आपको पता है हमारे ओशियंस या जो एटमॉस्फेयर वगैरह हैं इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है। अच्छा, बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, कहते हैं मगर आप लोग उससे कोई यूजफुल वर्क नहीं ले सकते हो। है क्यों नहीं ले सकते? कहते हैं इतनी एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी मौजूद है, ओशियंस में इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है, मगर आप लोग उससे यूजफुल वर्क ऐसे क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज देयर इज नो रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर देन एनी वन ऑफ द टू। कहते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी लो टेम्परेचर पर नहीं है। अगर ये हाई एनर्जी रख रहे हैं तो ये एब्जॉर्बर हैं, मतलब ये सोर्स है, इन दोनों में सिंक कोई है ही नहीं। यहां आप लोग सिंक डिवाइस कर लें, हीट उससे उधर फ्लो कर जाएगी, आप लोग उससे वर्क ले सकते हैं। तो ओशियंस या एटमॉस्फेयर से आप लोग ऊपर कोई सिंक वगैरह बनाएं तो फिर आप लोग मॉल बना लें। तो कहता है अभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। इसका मतलब उनके पास इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है मगर हमारे लिए वो यूजफुल ही नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई सिंक नहीं है। इसके बाद कहते हैं पेट्रोल इंजन ऑफ अ मोटर कार भी क्या काम करता है? पेट्रोल इंजन ऑफ अ मोटर कार एक्सट्रैक्ट्स हीट। बच्चों किसी भी मोटर कार का जो पेट्रोल इंजन है वो क्या काम कर रहा होता है? आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। वो बच्चों जैसे ही आप लोगों को पता है जो भी इंजन के अंदर प्रोसेस होता है उसके तहत फ्यूल की बर्निंग होती है। अब वो बर्निंग ऑफ द फ्यूल किसके तौर पर एक्ट करती है? सोर्स के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। एंड कन्वर्ट्स सम फ्रैक्शन इनटू वर्क। और बच्चों क्या होता है बदले में? आपकी गाड़ी चलती है, वर्क होता है और उसके बाद एक्सपेल्स द रेस्ट टू द एटमॉस्फेयर, और बाकी हीट एटमॉस्फेयर में एक्सपेल भी होती है। इसका मतलब नो योर एटमॉस्फेयर इज एलटीआर, बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज एचटीआर एंड द वर्किंग सब्सटेंस इज बेसिकली पेट्रोल वगैरह, ठीक है, जो भी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है बर्निंग ऑफ द फ्यूल से, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आप लोगों के पास एक छोटी सी एग्जांपल आ गई। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग डेफिनेशन लिखें, ये एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में लिखोगे लंबी बन जाएगी थोड़ी सी, ये लाइनें लिख देना, ये पूरा कॉन्सिक्वेंस ऐसी छापालाइजेशन लगा देना। उसके बाद एंड पर कहता है प्रैक्टिकली पेट्रोल इंजन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट हीट का 25% वर्क में कन्वर्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी है जी? 25% है। डीजल इंजन बच्चों क्या काम करता है? इनपुट हीट का 35 से अवेलेबल हीट का 35 to 40% यूटिलाइज करता है वर्क में और बाकी एटमॉस्फेयर में एक्सपेल कर देता है। तो इसका मतलब डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35% to 40% होती है। ये देख लीजिएगा बुक में 40% ही है, हाँ जी 40% ही है। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।